नमस्कार। मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स, ये शब्द सुनने में जितने बड़े लगते हैं ना, असल में उतने ही हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। पर कभी सोचा है कि एक इतना बड़ा ग्लोबल आइडिया जमीन पर हमारे देश में हकीकत कैसे बनता है? तो आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों से लेकर भारत की अपनी कानूनी व्यवस्था तक। और हाँ, ये भी देखेंगे कि वादों और हकीकत में कितना फासला है। तो देखिए हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ग्लोबल स्टेट से, ये समझने के लिए कि मानव अधिकारों को कानूनी जामा कैसे पहनाया गया। फिर हम जूम इन करेंगे और देखेंगे कि अलग अलग महाद्वीपों ने इसे अपने तरीके से कैसे अपनाया। इसके बाद हम सीधे भारत के संविधान में उतरेंगे और अंत में उस एक बड़े सवाल का सामना करेंगे जो हम सबके मन में होना चाहिए। तो कहानी शुरू होती है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, या जिसे हम यूडीएचआर कहते हैं, उससे। देखिए, ये एक जबरदस्त दस्तावेज था, पर इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। सवाल ये था कि इसे लागू कौन करवाएगा, इसे कानूनी ताकत कौन देगा। और यही तो सबसे बड़ी चुनौती थी। आप सोचिए, यूडीएचआर नैतिक तौर पर तो एक मील का पत्थर था, एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन कानूनी तौर पर इसके हाथ बंधे हुए थे। ये एक तरह की सलाह थी, कोई कानून नहीं। तो फिर देशों को जवाबदेह कैसे ठहराया जाता? इस सवाल का हल निकलने में पता है पूरे 18 साल लग गए, और इसकी वजह थी कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। दुनिया दो खेमों में बटी थी, तो किसी एक समझौते पर पहुंचना लगभग नामुमकिन था। खैर, आखिरकार 1966 में एक रास्ता निकाला गया। यूडीएचआर को दो अलग अलग कानूनी तौर पर बाइंडिंग संधियों में बांट दिया गया, और इन्हीं को हम कहते हैं द ट्विन कोवेनेंट्स, यानी जुड़वा प्रसंविदाएं। अब यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और कहना चाहिए कि बड़ा ही रणनीतिक अंतर छिपा है। देखिए, एक थी आईसीसीपीआर जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करती है, जैसे बोलने की आज़ादी या फेयर ट्रायल का अधिकार। इन पे कहा गया कि इन्हें तुरंत लागू करना होगा। लेकिन जो दूसरी थी आईसीईटीआर, जिसमें आर्थिक और सामाजिक अधिकार थे, जैसे काम, सेहत या शिक्षा का अधिकार, उस पर कहा गया कि इन्हें धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार लागू किया जा सकता है। और यकीन मानिए, ये छोटा सा अंतर आज भी मानवाधिकार की बहसों का सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पर कानून तो बन गए, पर संयुक्त राष्ट्र तो बहुत दूर की बात लगती है ना? एक आम इंसान के लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल है। इसीलिए अधिकारों को लोगों के और करीब लाने के लिए महाद्वीपों ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनाई, और हर महाद्वीप ने अपनी जरूरतों के हिसाब से एक अलग रास्ता अपनाया। जैसे यूरोप में दुनिया की सबसे मजबूत प्रणाली मानी जाती है, जहां कोई भी नागरिक सीधे कोर्ट जाकर अपनी सरकार के खिलाफ केस कर सकता है। अमेरिका में एक अनोखी बात है कि वहां गर्भ में आने के पल से ही जीवन के अधिकार पर जोर दिया गया है। और अफ्रीकी चार्टर तो सबसे अलग है, क्योंकि ये सिर्फ व्यक्ति के अधिकारों की नहीं, बल्कि लोगों के, यानी पूरे समुदाय के अधिकारों और यहाँ तक कि कर्तव्यों की भी बात करता है। ये वहाँ के समाज को दिखाता है। चलिए, अब दुनिया से घूमकर सीधे अपने देश पर आते हैं। जूम इन करते हैं भारत पर और देखते हैं कि ये सभी ग्लोबल सिद्धांत हमारे अपने देश में कैसे काम करते हैं। तो देखिए, हमारे संविधान ने इंटरनेशनल लॉ के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। आर्टिकल 51 कहता है कि देश अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान करेगा। आर्टिकल 253 हमारी संसद को शक्ति देता है कि वो इन संधियों को लागू करने के लिए कानून बनाए। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात है संविधान का भाग 3, हमारे मौलिक अधिकार। ये असल में भारत का अपना घरेलू ह्यूमन राइट्स चार्टर है। और यहीं पर हमारी न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट का रोल कमाल का रहा है। कोर्ट ने संविधान की सिर्फ एक आर्टिकल 21, जीवन का अधिकार, की व्याख्या इतनी ज्यादा की है, इतनी व्यापक कर दी है कि आज इसमें 20 से भी ज्यादा अलग अलग अधिकार शामिल हैं। प्राइवेसी के अधिकार से लेकर साफ हवा पानी के अधिकार तक सब इसी में है। ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक शानदार उदाहरण है। पर यहाँ एक बड़ा लेकिन आता है। कानून अपनी जगह है, संस्थाएं अपनी जगह हैं, पर क्या वे वाकई में उतना काम कर पाती हैं जितना उन्हें करना चाहिए? चलिए, अब भारत की सबसे बड़े मानवाधिकार संस्था की हकीकत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, यानी एनएचआरसी की। इसे 1993 में बनाया गया था। मकसद था कि ये देश में मानव अधिकारों का प्रहरी बनेगा, एक वॉचडॉग की तरह काम करेगा। अब कागज पर अगर आप इसकी शक्तियां देखेंगे ना, तो आप कहेंगे वाह क्या बात है, ये खुद
किसी भी मामले की जांच शुरू कर सकता है, जेलों का निरीक्षण कर सकता है, कानूनों की समीक्षा कर सकता है और तो और इसके पास एक सिविल कोर्ट जितनी शक्तियां भी हैं। सुनने में यह सब बहुत प्रभावशाली लगता है ना? लेकिन इन सब शक्तियों के बावजूद इसे अक्सर एक नाम से पुकारा जाता है, दंतहीन शेर, यानी एक ऐसा शेर जिसके दांत ही नहीं हैं। सोचिए, इतनी शक्तियों के बाद भी ऐसा क्यों कहा जाता है? ये एक बहुत गंभीर बात है। तो इसका जवाब इन 3 बड़ी सीमाओं में छिपा है। पहली और सबसे बड़ी बात, एनएचआरसी की सिफारिशें सिर्फ सलाह हैं, सरकार उन्हें मानने के लिए मजबूर नहीं है। दूसरी, जब मामला हमारी सेना या सशस्त्र बलों से जुड़ा हो तो इसके हाथ लगभग बंध जाते हैं। और तीसरी, अगर किसी घटना को हुए 1 साल से ज्यादा हो गया तो ये उस मामले को उठा ही नहीं सकता। यही वो बेड़ियां हैं जो इस शेर को बेअसर बना देती हैं। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, अगर हमें मानव अधिकारों को सिर्फ कागज से निकालकर हकीकत में बदलना है, तो इस शेर को असली दांत कौन देगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, हमारी या किसी और की? इस सवाल पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।